हेलो फ्रेंड्स, सीबीएल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 3 इसका शुरू करने वाले हैं, जो इसका टॉपिक होगा एनलाइटनमेंट। अब देखो, बिल्कुल वैसे अगर देखा जाए सिलेबस की बात करें, एग्जैक्टली हमें मेंशन नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में अगर हम प्रीलिम्स की बात करें पीपीएससी की। लेकिन लिबरल जो एनलाइटनमेंट का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बिना वर्ल्ड हिस्ट्री अधूरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन अधूरा है, अमेरिकन रेवोल्यूशन अधूरा है, इसलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ब्रीफ में करने वाले हैं। और इसके जो कुछ फिलोसोफर्स हैं, उनके कुछ बुक्स, उनके कुछ आइडियाज आपको अदरवाइज भी पॉलिटिकल थ्योरी वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। सो स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हुए लेक्चर नंबर 3, एनलाइटनमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे एनलाइटनमेंट के मेन फीचर्स की। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, मिडिएवल यूरोप के क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिडिएवल यूरोप। अगर हम बात करें मेन फीचर्स ऑफ मिडिएवल यूरोप, चर्च की डोमिनेंस। चर्च की हम बात करें तो एब्सोल्यूटिस्ट था, बिल्कुल ही। चर्च अपना कंट्रोल बना के रखा हुआ था पूरा ही यूरोप के ऊपर। इंडिविजुअल्स के पास, लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी, ना रिलीजन की फ्रीडम थी, ना कुछ बोलने की फ्रीडम थी। किसी भी चीज की अगर फ्रीडम की बात करो तो इनटॉलरेंस काफी ज्यादा थी चर्च की करप्शन की वजह से। तो ये सारी चीजें चैलेंज होनी शुरू कब हो गई, जब रेनेसां पीरियड आया। अब रेनेसां की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड मूवमेंट नहीं था, इटली और कुछ एरियाज में फैला जरूर, बट फिर भी उसका जो स्कोप था, उसका जो दायरा था, वो लिमिटेड हम बोलेंगे। लेकिन जो एनलाइटनमेंट मूवमेंट आई, ये बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड, पूरे यूरोप को इसने इन्फ्लुएंस किया और यूरोपियन जिसके बाद न्यू आइडियाज के थ्रू बहुत ही आगे निकलते गए। जैसे कि आज हम जानते भी हैं कि यूरोप बाकी कॉन्टिनेंट से, स्पेशली एशिया एंड अफ्रीका से कितना ज्यादा आगे है। तो उसका हम जो क्रेडिट है वो किसको दे सकते हैं, एनलाइटनमेंट मूवमेंट को दे सकते हैं। अब हम क्विकली इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला जो मेन फीचर होगा एनलाइटनमेंट का, वो क्या होगा, रैशनलिज्म। अब रैशनलिज्म से यहाँ पे क्या मतलब होगा, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रीजन। जो हम लॉजिक की बात करते हैं ना, रीजन की बात करते हैं कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, तो वही ये रैशनलिज्म की बात करता है कि लॉजिक या रीजन हर चीज के पीछे होना चाहिए। तो रीजन और लॉजिक को उन्होंने एक डिवाइन लेवल पे लेके चले गए, एक वर्शिप करना इसको सॉर्ट ऑफ शुरू कर दिया कि विदाउट रीजन, विदाउट लॉजिक हम आगे नहीं चलेंगे। जो भी दुनिया में हो रहा है वो विद रीजन या फिर लॉजिक हो रहा है, अंधविश्वास से नहीं हो रहा। इस रैशनलिज्म का मतलब क्या है कि चर्च के अंधविश्वास को खत्म करना, सुपर नेचुरलिज्म को खत्म करना, ये बोलना है कि सब कुछ ही भगवान कर रहे हैं, इंसान के बस में कुछ नहीं है, इस चीज को निगलेक्ट करना। तो रीजन और लॉजिक को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रमोट करना शुरू कर दिया। सेकेंड वुड बी नेचुरलिज्म। सेकंड जो फीचर होगा एनलाइटनमेंट का, वो क्या होगा, नेचुरलिज्म। अब ये एनवायरमेंट वाला नेचुरलिज्म नहीं है कि पेड़ पौधे उगाओ, ये सारी चीजें। ये नेचुरलिज्म का क्या मतलब है कि सब चीजें एक नेचुरल लॉ के तहत चलती हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूटन ने किस लॉ की खोज की थी, किस लॉ को डिस्कवर किया था, दैट वाज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है, एक नेचुरल लॉ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेविटेशन की हम बात करें, ग्रेविटेशन लॉ, तो वो एक नेचुरल लॉ है। एनलाइटनमेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग दुनिया सुपर नेचुरल लॉ से नहीं चलती है कि चर्च ने कुछ कह दिया, चर्च की जो बिलीफ्स है उसके हिसाब से दुनिया चल रही है। नहीं, दुनिया किसके हिसाब से चल रही है, नेचुरल लॉ, जो कि नेचर ने अदरवाइज अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटी एक है, ठीक है। अब ग्रेविटी तो शुरू से ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन ह्यूमंस ने इसको डिस्कवर किया। जैसे आइजैक न्यूटन ने, वो सेब वाला जो एग्जांपल है कि सेब नीचे क्यों गिरता है, तो वो क्या चीज है, उसने ग्रेविटी की खोज की। तो नेचुरलिज्म पे यहाँ पे मतलब क्या है कि सुपर नेचुरल पावर्स जो दुनिया को कंट्रोल कर रही है, उस लॉ के अगेंस्ट एक लॉ को लेके आना, दैट इज नेचुरलिज्म। तो ये कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल के अगेंस्ट है, सुपर नेचुरल के अगेंस्ट है कि भगवान अपनी डिविनिटी से कुछ नहीं चला रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, बट ह्यूमंस का भी वहां पे से है। ह्यूमंस अपनी एफर्ट से काफी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। सो आई होप ये 2 पॉइंट्स क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ थर्ड फीचर वुड बी ह्यूमनिज्म। तीसरे अगर हम फीचर की बात करें तो क्या आएगा, ह्यूमनिज्म। अगेन रैशनलिज्म और जो दूसरा पॉइंट हमने किया उससे मिलता जुलता है। अब ह्यूमनिज्म का मतलब ये नहीं है कि कंपैशन की एक जो हम बात करते हैं कि दया होनी चाहिए, तरस होना चाहिए, वो वाला ह्यूमनिज्म नहीं है। ह्यूमनिज्म क्या है कि ह्यूमैनिटी हैज पावर,
कि इंसान के पास काफी ज्यादा ताकत है अपने प्रोग्रेस को करवाने के लिए। ह्यूमंस पोजेस पावर। अगर यहाँ पे ह्यूमनिज्म की बात करें तो ह्यूमंस के पास काफी ताकत है अपने डेवलपमेंट के सोचने के लिए, लिबर्टी का कुछ भी करना है वो सोचने के लिए, और भी जितना भी प्रोग्रेस वर्ल्ड में हो रहा है वो ह्यूमनिज्म की वजह से हो रहा है। भगवान ने हमें पैदा जरूर किया, लेकिन ह्यूमन के पास अपना भी एक इंटेलेक्ट है, अपना दिमाग है, अपनी क्षमता है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, दुनिया को डेवलप कर रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इंसान सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अपने एफर्ट्स के थ्रू, ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू तरक्की की राह पे चलना चाहिए। तो तरक्की के अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तरक्की के नजरिए से देखा जाए, तो ये वो वाला ह्यूमनिज्म है कि ह्यूमंस अपनी तरक्की खुद, मतलब ह्यूमंस की जो डेस्टिनी है उसी के हैंड्स में है, जो हम अक्सर बात करते हैं। सो उसी ह्यूमनिज्म की बात कर रहा है। सो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इन द सेंस के ह्यूमंस, जैसे हमने ह्यूमनिज्म की बात की, इसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि ह्यूमंस अपनी ग्रोथ के लिए हमेशा तत्पर रहे, हमेशा उसी की डायरेक्शन में मतलब ट्राई करते रहे। तो ऑप्टिमिज्म में क्या होगा कि चीजें ह्यूमन एफर्ट से अच्छी हो सकती हैं, हमारी लिबर्टी और इम्प्रूव हो सकती है, हमारे हालात और इम्प्रूव हो सकते हैं, हमारा रहन सहन और इम्प्रूव हो सकता है। मतलब जो साइंस एंड टेक में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म की वजह से भी हो रहा है। अब आप जस्ट इमेजिन करो, आज आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, क्या 30 साल पहले ये मुमकिन था? बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एक ऑप्टिमिज्म हमेशा साइंटिस्ट में रहा है, एक साइंटिफिक अप्रोच में रहा है कि धीरे धीरे करके हम एफर्ट्स लगाते जाएंगे, अपने दिमाग को लगाते जाएंगे तो नई सहूलतें अपने लिए क्रिएट करेंगे, नई आइडियाज को लेके आएंगे, नई चीजों को डेवलप करेंगे। सो ऑप्टिमिज्म उस सेंस में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म, अब इस इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है? अब देखो, जैसे हमने पहले रेनेसां में चर्च की बात की, चर्च की ऑटोक्रेसी की बात की, चर्च ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हुई हैं उस चीज की बात की। अब यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब होगा कि चर्च या फिर कोई भी अथॉरिटी इंडिविजुअल्स की फ्रीडम, इंसान की फ्रीडम को बिना बात के खत्म या कर्ब नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती। इंडिविजुअल्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके अपने राइट्स हैं, अपने कुछ हक हैं उनके, और उन हकों को कोई भी मार नहीं सकता। इस इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब होगा कि इंसानों के पास अपने हक हैं और इंसान अपने हक को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट से अपना अधिकार मांग सकता है, और उनके अधिकार को ना चर्च कम कर सकता है, ना रिलीजन कम कर सकता है, ना ही सरकार कम कर सकती है। और इंडिविजुअलिज्म में एक और आइडिया यहाँ पे आ जाएगा, इसको रब करते हुए, सो इंडिविजुअलिज्म की अगर हम बात करें, वहां पे एक और आइडिया आ जाएगा कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो क्या होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। अब लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए, इतनी ज्यादा पावर्स नहीं होनी चाहिए कि वो इसका जो भी मन करे वो करे। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि किसी राजा का मन हुआ कि वो बंदा मुझे पसंद नहीं है तो उसको फांसी पे लटका दो। तो पहले राजाओं के पास क्या होती थी? अनब्राइडल्ड पावर होती थी, बहुत ज्यादा ताकत होती थी। बट आजकल की गवर्नमेंट्स है, उनके ऊपर मतलब उनकी ताकत के ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगा रखी है। ठीक है, जो एमएलएज एमपीज हैं, ठीक है, उनकी ताकत के ऊपर भी लगाम है। पार्लियामेंट्स बने हुए हैं, जुडिशरी बनी हुई है। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं कि सरकार या कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते। सो उस सेंस में इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है कि सरकार की जो ताकत है वो लिमिटेड होगी, और सरकार की ताकत कहाँ से आती है? एक तो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, प्लस गवर्नमेंट की जो पावर्स आ रही है, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो कहाँ से आ रही है? इंडिविजुअल से आ रही है, सिटीजन से आ रही है। वो किसी भगवान ने किसी रूलर को कोई अथॉरिटी नहीं दी, बिकॉज वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी मर्जी से सरकार चल रही है। सो यहाँ पे आइडिया आता है कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड। कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड के जो भी सिटीजन्स हैं, जिसके ऊपर राज किया जा रहा है, उनकी मर्जी के बिना सरकारें नहीं चलेंगी। तो मतलब कि यहाँ पे सिटीजन्स के राइट्स की बात करी जाने लगी, और सरकारों की ताकत को, सरकार की पावर्स को कम करने की यहाँ पे बात होने लगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है।
सो मोटे मोटे तौर पे अगर हम एनलाइटनमेंट की बात देखें, एनलाइटनमेंट के फीचर्स को देखें, तो एनलाइटनमेंट किस चीज के ऊपर फोकस करता है बेसिकली, कि हर चीज लॉजिक पे होनी चाहिए प्लस एम्पिरिकल आइडियाज के ऊपर होना चाहिए। एम्पिरिकल आइडियाज का यहाँ पे क्या मतलब है कि हर चीज टेस्ट होनी चाहिए, हर चीज को रीजन के थ्रू प्रूव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सपोज कर लो कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, तो वो फेस्टिवल क्यों मना रहे हैं, अगर फेस्टिवल का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो हमें उस चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। बेसिकली एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है कि जो भी पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं उनको क्वेश्चन करना चाहिए थ्रू लॉजिक। सो वी हैव टू क्वेश्चन जो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें किसी भी अथॉरिटी को ऐसे ही सबमिट नहीं करना है, हमें क्वेश्चन करना है चीजों को, लॉजिक के बेस पे हमें चीजों को क्वेश्चन करना है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है एनलाइटनमेंट का थॉट। अब हम कुछ एनलाइटनमेंट रूलर्स की बात करेंगे, नॉट रूलर्स, एनलाइटनमेंट जो थिंकर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। आइडिया क्या है एनलाइटनमेंट का, आई होप ये क्लियर है सबको। सो हम आगे चलते हैं। जॉन लॉक बहुत ही जाने माने, आप कह सकते हो कि अगर इंडिया में होते तो इनको महापुरुष का भी दर्जा दिया जा सकता था, इतने ज्यादा ब्रिलियंट इनके आइडियाज थे। इंग्लैंड के फिलोसफर रहे हैं, बहुत ही आप कह सकते हो कि एनलाइटनमेंट में अगर टॉप 3 किसी फिलोसफर का नाम रहेगा तो जॉन लॉक उनमें से टॉप 3 में होंगे या फिर फर्स्ट इनको नंबर मिल सकता है। तो जॉन लॉक इंग्लिश फिलोसफर थे, ही वॉज एन इंग्लिश फिलोसफर, जिनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि हु इज फादर ऑफ लिबरलिज्म। ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। फादर ऑफ लिबरलिज्म किसे कहा जाता है, जॉन लॉक को। अब जॉन लॉक के कुछ आइडियाज की हम बात करते हैं कि जॉन लॉक ने किन किन आइडियाज को दिया। ठीक है, सबसे पहली बात है जॉन लॉक ने ये बात चैलेंज की कि कोई भी सरकार है, कोई भी राजा रूल कर रहा है तो उसको भगवान ने अथॉरिटी दी है। जॉन लॉक की आंखों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री। तो ये एक स्टेटमेंट है जो आप याद रख सकते हो, मेन आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री, इक्वल एंड फ्री। तो मतलब के डिवाइन राइट्स, या फिर जो हम बात करते हैं ना, इवन मिडिएवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बलबन अपने आप को नियाबत खुदाई मान रहा है, ठीक है, अकबर अपने आप को शैडो ऑफ गॉड मान रहा है। तो यूरोप में भी ये चीजें थी, राजा अपने आप को शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ मानते थे, बट इन फिलोसोफर्स ने उन चीजों को क्या किया, चैलेंज किया कि आप कोई शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ नहीं हो, ठीक है, भगवान की कोई परछाई नहीं हो आप, ठीक है, आप भी बाकियों के जैसे ही हो, बाकी आपको अलाउ कर रहे हैं रूल करना, इसीलिए आप रूल कर रहे हो। तो सारे जो ह्यूमंस हैं वो क्या है, इक्वल है और फ्री है। जब आप ह्यूमंस को इक्वल लेवल पे ले आए, इसके बाद आप क्या बात करोगे, इंडिविजुअल राइट्स की भी बात करोगे। तो जॉन लॉक उन पहले फिलोसोफर्स में से एक हैं जिन्होंने राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी और फ्रीडम की बात की। सो जॉन लॉक ने यहाँ पे किस चीज की बात की, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, कि अगर किसी की प्रॉपर्टी भी है तो आप उसको बिना बात के हथिया नहीं सकते। तो राइट टू प्रॉपर्टी की भी बात की उन्होंने, कि इंडिविजुअल के अपने राइट्स होते हैं, इनको कोई भी बिना बात क्या नहीं कर सकते, आप ले नहीं सकते। आर्बिट्ररीली विदाउट एनी कॉज इन चीजों को आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये किसने बताया आपको, ये सारे आइडियाज कहाँ से आने शुरू हुए, जॉन लॉक के आइडियाज। जॉन लॉक से, जॉन लॉक नाम के फिलोसोफर से ये आइडियाज आने शुरू हुए। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक पूरा क्लियर है। आई एम जस्ट होपिंग इस चीज को रब करते हुए। अब जॉन लॉक ने एक दो किताबें भी लिखी, काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे। सो एक वर्क का मैं नाम आपको बताने जा रहा हूँ। So this is 2 treatises of the government. E थोड़ा जी पड़ गया, this is E.
टू ट्रीटीजेस ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें क्या उन्होंने बताया हुआ है, जो हमने सारे इंडिविजुअल राइट्स की बात की, ठीक है, राइट टू लाइफ होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो ये सारे इन्होंने आइडियाज किस बुक में डिस्कस किए हुए हैं, अपनी इस बुक में डिस्कस किए हुए हैं। जॉन लॉक जी ने एक और आइडिया दिया था, दैट इज थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड भी जॉन लॉक ने दी थी, जिसके तहत जैसे इंसान पैदा होता है वो अपने एक्सपीरियंस के तहत, जैसे ही बड़ा होता है एक्सपीरियंस के तहत ही अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है, अपनी एक पहचान बनाता है। तो सबका अपना एक माइंड होता है, ठीक है, सब डिफरेंट होते हैं और सबको इक्वल कंसिडर किया जाना चाहिए। जैसे हमारा एक्सपीरियंस बनता जाएगा वैसे ही हमारी पहचान बनती जाएगी। तो कुछ भी जन्म से पहले का नहीं है, जो जैसे ही आप अर्थ पे चीजें एक्सपीरियंस करोगे वैसे ही क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाएगी। और बहुत सारे इन्होंने आइडियाज दिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इसलिए हम आगे चलेंगे। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की भी बात की। एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, रिलीजियस टॉलरेंस, क्योंकि उस समय इवन मिडिएवल यूरोप में, जैसे हमने चर्च की बात की थी कि चर्च ने कितनी ज़्यादा ऑटोक्रेसी फैला रखी है, तो उस चक्कर में इनटॉलरेंस इंग्लैंड जैसे कंट्री में भी थी। सो टॉलरेंस की यहाँ पे बात की कि कोई भी रिलीजन को, इंडिविजुअल राइट्स को ख़त्म करने का कोई भी अधिकार नहीं है। सो रिलीजियस टॉलरेंस की भी यहाँ पे बात की गई। दिस इज रिलीजियस टॉलरेंस। जहां तक के रिलीजियस टॉलरेंस की बात है, यहाँ पे एक और फेमस फिलोसोफर पिक्चर में आ जाते हैं, जिन्होंने राइट टू फ्रीडम as far as religion is concerned उन्होंने बात की थी, that was वोल्टायर, जो कि फ्रेंच फिलोसफर्स थे। तो रिलीजियस टॉलरेंस के एस्पेक्ट में, इस क्षेत्र में वोल्टायर ने भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। वोल्टायर जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर थे। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है जॉन लॉक। दिस इज ऑल अबाउट जॉन लॉक। सो हम आगे मूव करेंगे। अब हम आज अपनी पॉलिटी में पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तो ये जो 3 हमने विंग्स बनाए हुए हैं ताकि गवर्नमेंट की पावर्स को चेक किया जा सके। ये आइडिया किसने दिया था? आइडिया को सबसे ज्यादा प्रमोट किसने किया था? इस आइडिया को सबसे ज्यादा डेवलप किसने किया था? वो कौन थे? द फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क। ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन का अलग ही तरीका होता है। मॉन्टेस्क क्यों नहीं बोलेंगे, मॉन्टेस्क किसको बोलेंगे? सो सेपरेशन ऑफ पावर्स का इन्होंने आइडिया दिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स के जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर तीनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात करें, ऑल्दो इंडिया में तो सिमिलर ही है वो, लेकिन यूएस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कोई भी कॉमनैलिटी आपको नहीं दिखेगी, वो अलग अलग ही आपको दिखेंगे। सो मॉन्टेस्क ने आइडिया दिया कि गवर्नमेंट की पावर को अगर चेक में रखना है तो सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। तीनों विंग्स की हमने जो बात की, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, क्या होने चाहिए? वो अलग अलग होने चाहिए, सो दैट इनकी पावर्स को एक दूसरे चेक करके रख सकें। बिकॉज देखो, एनलाइटनमेंट में ये जो थिंकर्स हैं उनका एक दो मुद्दे बहुत बड़े हैं। वो क्या मुद्दे हैं? सबसे पहला तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पे आप किसी राजा के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। उस टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे यूरोप में भी। गवर्नमेंट, चर्च, चर्च का मतलब यहाँ पे रिलीजन से, ठीक है, रिलीजन की कहीं ना कहीं जो करप्शन उसमें आ गई थी यहाँ पे। अदरवाइज हम क्रिश्चियनिटी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन चर्च में जो प्रॉब्लम्स आई थी इन लोगों की वजह से, फादर्स, बिशप्स की वजह से, उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तीसरे यहाँ पे होंगे सिटीजन्स और लोग जिनकी हम बात करते हैं, सिटीजन्स। सो गवर्नमेंट, चर्च और सिटीजन्स। तो जितने भी एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं उनका एक कंसर्न क्या है कि ये दोनों ज्यादा पावरफुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक्टर्स अगर पावरफुल हो गए तो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, अगर हम इन दोनों को चेक में नहीं रखेंगे तो। इसीलिए ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, लिबर्टी, टॉलरेंस वाली बातें क्यों की गई? सो दैट सिटीजन्स के जो राइट्स हैं इनको और ज्यादा बढ़ावा मिल सके, इनके राइट्स को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके और गवर्नमेंट की पावर्स और रिलीजन की पावर्स को चेक में रखा जाए।
सो सेपरेशन ऑफ पावर्स के पीछे फिलॉसफी क्या है? इंडिविजुअल्स को और ज्यादा स्पेस देना डेवलप होने के लिए, इंडिविजुअल्स के जो राइट्स है उनको बचा के रखना, कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करना। सो इंडिविजुअल के राइट्स को सेफ गार्ड करना ही एनलाइटनमेंट थिंकर्स की जो मेन थिंकिंग यहाँ पे, मेन जो उनकी जो कोर आइडिया यहाँ पे आप वैसे उसको देख सकते हो। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो आइडिया दिया है वो किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। सो मेन एक आइडिया इनसे आप एसोसिएट रखोगे सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ताकि गवर्नमेंट की पावर्स को चेक में रखा जा सके। सो मॉन्टेस्क्यू कितना ही, अब हम आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम आ जाते हैं रोमांटिसिज्म। ये प्यार मोहब्बत वाला रोमांटिसिज्म नहीं है, वैसे उसके साथ भी एसोसिएट कर सकते हो, लेकिन ये फिलॉसफी वाला रोमांटिसिज्म है। तो रोमांटिसिज्म से पहले एनलाइटनमेंट का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हम देख लेते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ एनलाइटनमेंट बिफोर रोमांटिसिज्म। तो अगर हमने एनलाइटनमेंट को क्रिटिसाइज करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बात, जब हम बहुत ज्यादा लॉजिक या रीजन की बात करते हैं कि हर जगह लॉजिक होना चाहिए, हर जगह एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, साइंटिफिक थॉट होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, रैशनलिज्म होना चाहिए, अगर हम ज्यादा इन चीजों में घुसते हैं तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। हम ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन फीलिंग्स को बिल्कुल ही निगलेक्ट करते हुए जाते हैं। तो ह्यूमन रीजन जब बहुत ज्यादा हाइट पे आ जाएगा, रीजन और साइंटिफिक थॉट को आप जरूरत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, तो ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस कहीं ना कहीं पीछे छुटती हुई आपको नजर में आएंगी। ये एनलाइटनमेंट की सबसे बड़ी, आप क्या कह सकते हो, एक कमी कह सकते हो, कि उन्होंने कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया, बहुत लेवल तक डिस्कार्ड कर दिया। ह्यूमन इमोशंस हैं, लव है, ठीक है, फीलिंग्स हैं, उनको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड नहीं करेंगे बोलेंगे, बट उनको क्या बोलेंगे कि बहुत बुरी तरह इग्नोर कर दिया। अब लाइफ में हर चीज बैलेंस से चलती है। हम प्रोफेशनल बैलेंस की बात करें, फैमिली बैलेंस की बात करें, ज्यादा काम पे ध्यान देंगे, फैमिली पे ध्यान नहीं देंगे तब भी प्रॉब्लम, ज्यादा फैमिली पे ध्यान देंगे, काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तब भी प्रॉब्लम। सो वही बात है, साइंटिफिक थॉट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये चीजें छूटनी शुरू हो जाएंगी। एनलाइटनमेंट का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म की हम बात कर सकते हैं। सो रोमांटिसिज्म इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट थी जिन्होंने एनलाइटनमेंट के साइंटिफिक थॉट और जो जरूरत से ज्यादा जो रीजन हो चुका था उस टाइम पे, उनको कहीं ना कहीं निगेट किया। सो दिस वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट एनलाइटनमेंट। कहीं ना कहीं हम देखें तो अगेंस्ट एनलाइटनमेंट। तो क्या था? एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट एक मूवमेंट थी जिसने ह्यूमन फीलिंग्स को, ह्यूमन इमोशंस को, ठीक है, ह्यूमन थॉट्स को, अपने एक पीपल, लोगों का एक कल्चर होता है, लोगों का एक ट्रेडिशन होता है, उस चीज को दोबारा से फोरफ्रंट पे लाने की कोशिश की। ठीक है जी। अब एनलाइटनमेंट ज्यादा पॉपुलर हुआ डेफिनेटली, रोमांटिसिज्म में एक दो थिंकर्स दो इंपॉर्टेंट थे। सो आई जस्ट होप के ये क्रिटिसिज्म आपको समझ में आ गया। अब इसको रब करते हुए अब रोमांटिसिज्म का आपको बैकग्राउंड पता चल गया कि एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट एक मूवमेंट आ रही है। एनलाइटनमेंट ने जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव रीजन की बात की, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट आ रही है। सो हम इसमें देखते हैं रोमांटिसिज्म के फीचर्स। सो रोमांटिसिज्म के क्या फीचर्स होंगे? सबसे मेन फीलिंग्स, लव, इमोशंस को बढ़ावा देना। इन्होंने फीलिंग्स, लव, इमोशंस एटसेट्रा चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दिया कि ये भी इंसान का एक अटूट हिस्सा है, जो कि बात सही भी कह रहे हैं। एक हद तक ये बहुत इन्होंने एक अच्छी मूवमेंट को चलाया, बिकॉज बहुत ज्यादा साइंटिफिक होने की वजह से हम कहीं ना कहीं ह्यूमनाइज कर देते हैं अपने आप को। तो इन्होंने उन्हीं कमियों को ठीक करने की कोशिश की। लव और ये जितनी भी सारी फीलिंग्स हैं, इनको फिर से फोरफ्रंट स्टेज पे लेके आए। एंड ह्यूमन कल्चर को, ह्यूमन ट्रेडिशंस को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। कल्चर, ट्रेडिशंस, फोक म्यूजिक एक्सेट्रा, इन चीजों के भी इन्होंने बढ़ावा देना शुरू किया, प्रमोट करना शुरू किया। जो नेशनलिज्म का आइडिया आता है वो बेसिकली रोमांटिसिस्ट आइडिया है।
हम आज बात करते हैं कि देशभक्ति की भावना, तो देशभक्ति क्या है अगर हम बात करें, वो एक फीलिंग है, प्यार की फीलिंग है, एक देश के प्रति होती है। जैसे ही हम पाकिस्तान की बात करते हैं या उनके चाइना की बात करते हैं तो बहुत देशभक्ति वाली फीलिंग आती है, उन देशों के खिलाफ गुस्सा भी आता है जो काफी हद तक जायज भी है। सो वो क्या चीज है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो कि रोमांटिसिज्म से आया है। नेशनलिज्म जो थॉट है वो भी रोमांटिसिस्ट थॉट से आया है कि एक जगह के रहने वाले लोग, एक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, एक भाषा बोलने वाले लोग, एक एथनिसिटी या फिर एक क्लास के लोग, क्लास तो नहीं बोलेंगे, एक एथनिसिटी के लोग, ठीक है, इनमें जो काफी चीजें कॉमन है, ये एक देश को बिलोंग करते हैं, नेशन को बिलोंग करते हैं, इनके बीच में क्या है, एक फ्रेटर्निटी, एक भाईचारे वाला बॉन्ड है, तो वो भी एक रोमांटिसिस्ट थॉट हो जाता है। तो नेशनलिज्म जो फीलिंग है ये रोमांटिसिज्म की ही देन है अगर हम बात करें। तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग जो किसने दी, रोमांटिसिस्ट फिलोसोफर्स ने। नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से आती है कि हम एक एरिया में रहते हैं, हम एक लोग हैं, एक भाषा बोलते हैं, ठीक है, एक ही ज्योग्राफिकल उस एरिया में रह रहे हैं, उस दायरे में रह रहे हैं, ठीक है, एक ही खित्ते के लोग हैं, एक ही टाइप के लोग हैं। सो हमारे बीच में एक कल्चरल बॉन्ड है, एक इमोशनल बॉन्ड है, एक भाईचारे वाला बॉन्ड है। सो वो नेशनलिज्म की फीलिंग हो जाती है। लेकिन अगेन इमोशन ज्यादा हो जाए वो भी एक दिक्कत हो जाती है। सो व्हेन नेशनलिज्म इंक्रीजेस टू ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाए, रीजनलिज्म की तरफ हम आ जाए, हम सिर्फ इसी इमोशन की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, जिंगोइज्म बोलेंगे, अल्ट्रा नेशनलिज्म बोलेंगे। जब नेशनलिज्म नेगेटिव सेंस में चला जाए उसको हम जिंगोइज्म भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात सुनते हैं महाराष्ट्र में जो यूपी बिहार के लोगों के साथ जो ट्रीट होता है, तो वो एक अल्ट्रा नेशनलिज्म तो नहीं बोलेंगे बट एक अल्ट्रा रीजनलिस्टिक फीलिंग है जो जिंगोइज्म को, JINGO, जिंगोइज्म को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने ही एरिया को सब कुछ समझ रहे हो, वो भी गलत है। नेशनलिज्म को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना भी एक गलत थॉट हो जाता है। सो यहाँ तक रोमांटिसिज्म की जो मेन पॉइंट्स हैं वो चीज हो जाती है कि लोगों का जो कल्चर है, लोगों की जो इमोशंस हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो दिस इज मेनली अबाउट रोमांटिसिज्म। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर्स में से एक जो कि फ्रांस से थे और जिनकी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी ज्यादा हाहाकार भी मचा और फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हुए, दैट वाज जॉन जैक रूसो, ठीक है, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जो कि फ्रांस से थे, जिन्होंने ऑल्दो एनलाइटनमेंट के कुछ आइडियाज को यूज तो किया बट ओवरऑल एनलाइटनमेंट को क्रिटिसाइज किया। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोमांटिसिस्ट फिलोसोफर हम इनको कह सकते हैं, बिकॉज एनलाइटनमेंट में क्या हुआ था, एक्सेसिव रीजन की वजह से, बहुत ज्यादा साइंटिफिक थॉट की वजह से मटेरियलिस्ट होने लगा था इंसान में सेल्फिशनेस, डीह्यूमनाइज नेचर, मटेरियलिज्म बहुत आ गया था। इसकी वजह से रोमांटिसिस्ट ने उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो रूसो जो थे उन्होंने एनलाइटनमेंट के मटेरियलिज्म को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म की तरफ आप जा रहे हो। बहुत ज्यादा आप क्या कर रहे हो, मटेरियलिज्म की तरफ जा रहे हो। इन्होंने ह्यूमन इमोशंस को इंपॉर्टेंस देनी शुरू की, ह्यूमन इमोशंस को, फीलिंग्स को, ह्यूमन इमोशंस, इन सारी चीजों को इन्होंने इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी जॉन जैक रूसो ने। इन्हीं के आइडिया से फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग आती है फ्रांसीसी लोगों में, वो आने लगी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे थिंकर हैं, जिनके थॉट से फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, उनमें सबसे ऊपर नाम किसका आएगा, जॉन जैक रूसो, जिनको हम सिर्फ रूसो भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब इन्होंने एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी। फर्स्ट इज, ये बुक्स आपसे पूछी जा सकती हैं, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन द origin of inequality। आपको
आपको नोट्स दिए जाएंगे, बट उसके बावजूद आई वुड से के ये चीजें कहीं ना कहीं आप लिखना साथ में शुरू कर दें। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, कि जो दुनिया में इनइक्वालिटी है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, क्यों आई। तो रूसो ने अपनी फिलॉसफी के तहत, अपने कुछ आइडियाज के तहत इन चीजों को अच्छे से समझाना शुरू किया। ऑल्दो जब हम रूसो की बात करते हैं, उनके कुछ आइडियाज हमें आज तक क्लियर नहीं है कि एक्चुअली व्हाट ही वांटेड टू से, बिकॉज आइडियाज आर अगेन प्रोन टू इंटरप्रिटेशन, कि हम उन आइडियाज को कैसे देखते हैं। बट ये अगेन पीसीएस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी धरती पे क्यों है, सोसाइटी में क्यों है, उनकी एक बुक। सो जस्ट होप आपने नोट डाउन कर लिया, नहीं भी किया तो नोट्स आपको दिए जाएंगे। So I'm just going to rub it. So inequality की अगर हम बात करें तो जो हमारे रूसो हैं वो एक चीज समझाते हैं कि जैसे ही इंसान पैदा हुआ था, वो नेचर में रह रहा है, जंगलों में रह रहा है, वो एकदम फ्री है, ठीक है, एकदम फ्री है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही सोसाइटी थोड़ी डेवलप होने लगी, मतलब रिलेशनशिप बनने लगे, ठीक है, रिश्तेदारियां बनने लगी, फैमिलीज बनने लगी, गवर्नमेंट्स बनने लगी, तो इंसान का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया। इंसान जैसे ही अर्ली मैन था, ठीक है, जंगलों में रहता था, तब तो इक्वालिटी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचर में एकदम प्यार से वो रह रहा है। लेकिन जैसे ही इंसान ने डेवलप करना ज्यादा शुरू किया, तो ह्यूमंस में क्या आनी शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, ठीक है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ आनी शुरू हो गई कि इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन गई। अब आप ये चीज मतलब काफी हद तक सही भी है। आप इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए आप किसी भी ट्राइबल सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करके देखो, थोड़ा सा पढ़ के देखो इंडियन ट्राइबल्स के बारे में, कि उनकी जो सोसाइटी है एक्चुअली हमारी मेन स्ट्रीम, जो शहरों वगैरह में रहते हैं, मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी से कितनी ज्यादा उनकी इक्वल सोसाइटी है। तो वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट भी खूब है और इनइक्वालिटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा कम है। तो जितना आप नेचर के क्लोज हो, आप में इनइक्वालिटी का जो एलिमेंट है वो उतना ही कम होता हुआ चला जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन ट्राइब्स, या कहीं भी आप ट्राइबल्स को देखोगे, उनमें इक्वालिटी का जो एलिमेंट है वो अदरवाइज मेन स्ट्रीम लोगों से हमें ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो ये उनका इनइक्वालिटी का एक आइडिया था। सेकंड, उन्होंने एक आइडिया दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दिया, जिसको उन्होंने कहा जनरल विल। जनरल विल अब रूसो के लिए एक मुद्दा क्या था, जैसे हम दो यहाँ पे एक्टर्स ले लें, एक गवर्नमेंट है जिसको राज करना है किसके ऊपर, लोगों के ऊपर। आप यहाँ पे सिटीजन्स की बात करो, पीपल की बात करो, इन दो एक्टर्स को हमने ले लिया। सपोज कर लो एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ सिटीजन्स है। अब रूसो भी यहाँ पे यही मानते हैं कि सिटीजन्स दे आर बॉर्न फ्री, उनके पास अपने राइट्स होने चाहिए, और जो गवर्नमेंट है वो क्या है, एक्चुअली इनकी कंसेंट से, इनकी मर्जी से राज कर रही है। लेकिन रूसो का ये भी मानना है कि सोसाइटी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, इनको अपने कुछ राइट्स जो हैं, अपनी जो कुछ राइट्स किसको देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, सो दैट वो राज कर पाए इनके ऊपर सक्सेसफुली, ठीक है। ऑल्दो गवर्नमेंट जो है उनको लोगों की, सिटीजन्स की मर्जी से ही उनको गवर्न करना, चलाना है, जिसको हम जनरल विल कहते हैं, कि जो सिटीजन्स की जो राइट्स हैं, सिटीजन्स की जो कंसेंट है, सिटीजन्स की जो मर्जी है, उसी से ही गवर्नमेंट चलेगी। लेकिन सिटीजन्स को अपने कुछ राइट्स गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सौंपने पड़ेंगे। सिटीजन्स ने कुछ राइट्स इनको सौंपे, बदले में गवर्नमेंट इनको क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी। इनके बाकी राइट्स का जो है सोसाइटी का क्या करेगी, ख्याल रखेगी, सेफ गार्ड करेगी कहीं ना कहीं। तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जो इन्होंने अगेन अपनी एक बुक में लिखा है, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक भी लिखी गई है बाय रूसो, जिसमें रूसो ने इन आइडियाज को एक्सप्लेन किया गया है। अब जनरल विल जो एक आइडिया है, उसमें अगेन अपनी कंफ्यूजन्स है, आप इसको कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। रूसो के आइडियाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। जनरल विल एग्जैक्टली क्या है, कितने राइट्स हमें देने हैं, और ये सारी चीजें आज तक क्लियर नहीं है।
तो जनरल विल का आइडिया उन्होंने दिया कि कितने राइट्स इनको देने चाहिए, गवर्नमेंट को कितना हद तक अपने हिसाब से चलाना है, कितना प्रोटेक्शन देना है, ये सारी चीजें। सो ये जनरल विल में डिस्कस किया गया है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ दिस इज इमैनुअल कैंट, दुनिया के बहुत ही महान जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट, जो अगेन एक रोमांटिसिस्ट थे और मटेरियलिज्म ऑफ जो इनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं, इनलाइटनमेंट में जो जरूरत से ज्यादा मटेरियलिज्म जो देखा गया है उनके खिलाफ थे। इवन दो इन्होंने भी इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की, ही टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल फ्रीडम, इन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट है सिटीजन्स की मर्जी से चलनी चाहिए, गवर्नड बाय द कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या हुआ? मर्जी। मर्जी किसकी? सिटीजन्स की, जो लोग हैं वहां के आम लोग हैं। गवर्नड बाय द कंसेंट गवर्नड बाय द कंसेंट। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं जहां तक कि हम इमैनुअल कैंट की बात करते हैं। सम डिफरेंसेस स्टार्ट कमिंग, और वो कौन से हैं हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे ज्यादा जो इमैनुअल कैंट ने फोकस किया वो किस चीज के ऊपर किया? यूनिवर्सल मॉरल लॉ। रोमांटिसिज्म में इमैनुअल कैंट ने मोरालिटी के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, ठीक है, जिसको हम एथिक्स कहते हैं, एक मोरालिटी करुणा भावना से जोड़ के देखते हैं, ठीक है, जो हमारी भगवत गीता में धर्म की जो बात करते हैं कि धर्म क्या चीज है, तो मिलते जुलते थॉट्स इनके आपको दिखेंगे कुछ हद तक कि यूनिवर्स में जो भी मोरालिटी का जो लॉ है उसको हमें जरूर फॉलो करना है। मोरालिटी सबसे ऊपर है अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कैंट। उनके अकॉर्डिंग एक लॉ होता है यूनिवर्सल मॉरल लॉ। यूनिवर्सल मॉरल लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एथिक्स में भी जब आप पढ़ते हो इमैनुअल कैंट के जो थॉट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज मेनली ही टॉक्ड अबाउट एथिक्स। इंडिविजुअल राइट्स की बात की उन्होंने, लेकिन एथिकल सेंस में की कि उनको मोरालिटी के हिसाब से चलना है, मटेरियलिज्म के या फिर बिल्कुल अपने सेल्फिश मोटिव के हिसाब से नहीं चलना। सो इंडिविजुअल राइट्स होने जरूर चाहिए, लेकिन मोरालिटी लॉ को फॉलो करते हुए। मॉरल लॉ को, यूएमएल जो कि यूनिवर्सल मोरालिटी लॉ है, उसको फॉलो करते हुए हमें क्या करना है? इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करनी है, सोसाइटी के प्रोग्रेस की बात करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज कौन सी होगी? मोरालिटी होगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया गया है किसको? मोरालिटी को। तो मोरालिटी और एथिक्स इन द इंडिविजुअल सेंस एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इमैनुअल कैंट। इसी यूनिवर्सल मॉरल लॉ से जुड़ता हुआ जो थॉट इमैनुअल कैंट ने दिया था वो कौन सा था? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। अब अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कैंट जो बात सही है वो हमेशा सही रहेगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? अब हम बोलते हैं ना कि अगर मान लो मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, ठीक है, मेरे पास ना पैसे है ना कुछ और है, और मैं फिर चोरी भी कर लूँ, तो किस एक थॉट के हिसाब से वो चोरी नहीं होगी, वो मॉरली गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मेरी वो नीड है। लेकिन दूसरी हम थ्योरी की बात करें जो कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हमें गलत का साथ नहीं देना चाहिए, चोरी अदरवाइज तो गलत ही होती है, तो किसी भी सिचुएशन में हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वो कौन सा थॉट होगा? वो एक सेकंड थॉट होगा। तो इमैनुअल कैंट जो है वो सेकंड थॉट को यहाँ पे मानने वाले हैं कि किसी भी सिचुएशन में मोरालिटी को सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता। किसी भी सिचुएशन में मोरालिटी को, एथिक्स को, जो एथिकल रूल्स बने हुए हैं वर्ल्ड में, जो है रूल्स, उनको हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे अपने हिसाब से मोरालिटी को चलाने लगे तो फिर मॉरल्स के मायने ही क्या रह जाएंगे, ठीक है। तो यही कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का थॉट है कि जो सही मॉरल लॉ है, ठीक है, उनमें कोई कंडीशंस नहीं आएंगी, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चोरी गलत है तो चाहे आप भूखे हो, चाहे आप कुछ भी हो, वो गलत ही होगा। मर्डर गलत है तो चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, कुछ भी हो, उसे गलत ही माना जाएगा।
जबकि चाणक्य जो इंडियन ग्रेट थिंकर है, फिलोसफर है, वो कहीं ना कहीं इस थॉट प्रोसेस को नहीं मान रहे हैं। वो प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर आपको अपने बचाव के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करना पड़े तो वो आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, बेसिकली चाणक्य डिप्लोमेसी स्टेटक्राफ्ट की बात करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मोरालिटी या बहुत ज्यादा आइडियलिज्म की तरफ वो नहीं जाते। ये थोड़ा सा हमें आइडियलिज्म की तरफ जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगेन बहुत अच्छी बात इन्होंने की, लेकिन इनमें भी कुछ कमियां थी। रेसिस्ट एटीट्यूड इनका भी था। ये भी मानते थे कि जो बाकी रेसेस के लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें उतना विजडम नहीं है, उतना इंटेलेक्ट नहीं है। सो इन थिंकर्स के भी अपने वीक पॉइंट्स थे, इवन दो बहुत अच्छे पॉइंट्स भी इनके थे। सो आई जस्ट होप ये थॉट आपको क्लियर है। इमैनुअल कैंट का वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम मेंस की बात करें, क्योंकि इमैनुअल कैंट एक पर्टिकुलर थॉट ऑन एथिक्स उन्होंने डिस्कवर किया कहीं ना कहीं। तो ये हमारा एनलाइटनमेंट का एक टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद हम फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एनलाइटनमेंट के आइडियाज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो अगले लेक्चर में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, जिसमें एनलाइटनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बैकग्राउंड होगा जो कि रोल प्ले करेगा।